गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने शुरुआत किया था केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स बोर्ड की नज़र से 8 से 7 नंबर का चैप्टर रहेगा। और दूसरी बात ये कि उसमें से जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं बोर्ड के लिए, वो सारे टॉपिक्स रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। इन वीडियोस को देखिएगा, देख करके मुझे बताइएगा कि सारी वीडियो आपको समझ में आ रही है। अगर ये समझ में ना आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, या जिसे हम कहते हैं रेट लॉ। तो वहां से शुरू करेंगे। रेट लॉ, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का या अभिक्रिया का वेग समीकरण, अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है, इसको समझेंगे। देखो, ये कहता है कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अर्थात किसी भी अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में लगे हुए अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन हो रही हो, ए से बी बन रहा हो, तो हम कह सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। अर्थात अभिक्रिया की दर ए की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती। और दूसरी बात, आर इक्वल टू हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। के क्या है? के को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, या फिर इसी को कहीं कहीं वेलोसिटी कांस्टेंट भी लिखा गया है। इसे कहते हैं दर स्थिरांक। हिंदी में क्या कहेंगे? दर स्थिरांक कहते हैं, दर स्थिरांक कहते हैं। बात समझे आप? बोर्ड में पूछा गया है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। तो उन दोनों बातों पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वेग नियम आपको समझ में आ रहा है। दूसरा आपको बता दें कि कोई जरूरी तो है नहीं कि एक ही रिएक्टेंट हमेशा हो, रिएक्टेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट भी हो, तब के लिए वेग समीकरण क्या रहेगा, उसे भी आप समझेंगे जरा। क्या होगा? जैसे लिखा होता ए प्लस बी, इसे एग्जाम्पल नंबर 2 डाल के लिखेंगे। इट गिव्स प्रोडक्ट, उत्पाद बना रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? उत्पाद। तो यहां से जो रेट आएगा वो इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अर्थात किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और के क्या होगा? वेग स्थिरांक या फिर दर स्थिरांक होगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगली हेडिंग बनाएंगे वेग स्थिरांक या फिर रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। देखेंगे जरा रेट कांस्टेंट क्या है। कि आपने पढ़ा कि ए से अगर कुछ बी बन रहा हो तो रेट इक्वल टू होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अर्थात के इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दर और सांद्रता, दर और अभिकारक की सांद्रता का अनुपात होता है, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें, दोबारा से सुनेंगे इस बात को, कि अगर मान लीजिए इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कितना होता? 1 मोल पर लीटर होता। मतलब ए की सांद्रता कितनी होती? 1 मोल पर लीटर होती। देन तो हम लोग कह सकते हैं आर इक्वल टू क्या होता? सॉरी, के इक्वल टू क्या होता?
R बाई 1 इक्वल टू किसके आ जाता R। ठीक है, तो यहां से हम लोग वेग स्थिरांक की परिभाषा बताएंगे कि किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया की दर के बराबर होता है यदि अभिकारकों का सांद्रण एकांक। इंग्लिश में कह सकते हैं द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिट। बात समझ में आ रही? लिख लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लेंगे कि किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया की दर के बराबर होता है यदि अभिकारकों का सांद्रण एकांक। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे लिखेंगे वेग स्थिरांक का मात्रक अर्थात यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है भैया? वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक। समझो भाई, ये आपका पूछा गया है बोर्ड में, इसलिए इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, देखो रिएक्टेंट एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या एक से ज्यादा n हो सकते हैं। हम लोग n वाली बात करेंगे। मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी प्लस n बार या n टाइम्स मिल करके कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट लगते हैं, 2 लगते हैं या 10 लगते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालेंगे, वो एक के लिए समझ जाए तो सबके लिए क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ से रेट इक्वल टू कहेंगे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और ये कितनी बार होगा? ये होगा n बार। ठीक है, यहाँ से K इक्वल टू क्या आएगा? R बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B, और ये कितनी बार जाएगा? n टाइम्स जाएगा या फिर n बार जाएगा। ठीक है, n टाइम्स लिखा हुआ है या फिर इसको कहते हैं n बार है। तो आप देखिए यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K अर्थात K का मात्रक क्या आएगा समझेंगे भैया। लिख सकते हैं यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R बाई यूनिट ऑफ A, फिर इसके बाद में क्या होगा? A के बाद B, और ये कितनी बार होगा? n बार। बात समझ रहे हो नहीं? n बार। अच्छा, R की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ R को बात करें, रेट की यूनिट क्या होती है? देखो अगर ना समझ आओ दोबारा से देख लें। रेट इक्वल टू होता था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। तो यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R आ जाएगी। सांद्रता की यूनिट होती है मोल पर लीटर अपॉन समय की यूनिट होती है, समय का मतलब क्या होता है? सेकेंड। तो इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहां पर लिखेंगे ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकेंड इनवर्स अपॉन जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है ये क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। ठीक है ना, और ये कितनी बार रहेगा? ये रहेगा भाई n बार। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। अब आप इसको ऊपर से देखेंगे, दोबारा से फिर से समझेंगे। नीचे वाला लिखा हुआ है, देखिए क्या आएगा लास्ट में क्या आएगा उसको समझेंगे। ये आ जाएगा K का मात्रक, K का मात्रक क्या आएगा? ये आएगा बराबर, देखो मोल की पावर 1 है, नीचे पावर n है, तो ये आ जाएगा मोल की पावर 1 माइनस n, फिर लीटर की पावर -1 और ये -n, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लीटर की पावर n-1 और ये सेकेंड इनवर्स। यही क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के आपको ये याद रखनी है, क्या होगी? मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। ये हो गई यूनिट ऑफ के। ठीक,
आपसे कोई पूछ दे, क्या कोई पूछ दे, नहीं, बोर्ड में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर जीरो ऑर्डर को आगे कर लेंगे हम, ठीक है। यहां से आगे अगला टॉपिक बना लें, तब आपको ऑर्डर समझाते हैं, ठीक है। वेग स्थिरांक में कोई डाउट तो आप बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वाली बात समझ में आ रही है। अगली हेडिंग लिखेंगे आप क्या, कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगली हेडिंग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अर्थात अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या होती, ठीक। देखो, अगर रेट लॉ की हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही होती, ए मोल होते ए की प्लस बी मोल होते बी की, और ये कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, अर्थात उत्पाद बना रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि रेट इक्वल टू होगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ये रेट नियम होता, ये क्या होता, वेग नियम, है ना, इसको क्या कहते हैं, वेग नियम, या फिर इसको हम कहते हैं रेट लॉ। क्या कहते हैं, रेट लॉ, यही तो लॉ था। अच्छा, अब अगर कोई कहे कि कोटि कितनी, कोटि, तो ये कोटि आ जाएगी बराबर ए प्लस बी। कोटि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर, ठीक है। इट मीन्स द ऑर्डर of any reaction will be the sum of the powers that will be raised in rate law equation, ठीक है। हिंदी में कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के वेग नियम में चढ़ी हुई घातों का योग होती, या चढ़ी हुई घातों के योग के बराबर होती। बात समझ में आ गई। किसी भी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो सकती है, ऑर्डर, ऑर्डर कैन बी 0 1 2 1 0 1 2 एंड सो ऑन, मतलब किसी भी अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अपने कोर्स में जो पढ़ना है वो हम लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये अपने कोर्स में, तो हम लोग कौन कौन से को पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे, अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रियाएं और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, इन 2 अभिक्रियाओं को हमें पढ़ना है। तो अब आप हेडिंग बनाएंगे, अगली क्या हेडिंग रहेगी, अगली हेडिंग लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, अर्थात जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगली हेडिंग लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, अर्थात क्या बनाएंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, अभिक्रियाएं। तो देखो, मान लो कोई रिएक्शन हो रही होती है ए और बी, ए से कुछ बी बन रहा होता है, तो इसका मतलब रेट जो होगी वो शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, वे अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से या घटाने से अभिक्रिया की दर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब those reactions whose rate is independent from the concentration of the reactant are known as the zero order reaction, ठीक है। those reactions whose rate is independent to the concentration of the reactant are known as the zero order reaction, ये परिभाषा लिख लेंगे। इसका मतलब एक एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही हो, तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे भी कह सकते हैं कि those reactions whose rate is directly proportional to the zero power of the concentration of reactant
वे अभिक्रियाएं जो अभिकारकों की सांद्रता की 0 घात के समानुपाती, 0 घात के समानुपाती होती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो हम कह सकते हैं R इक्वल टू के। भाई किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। तो दूसरे शब्दों में एक और परिभाषा आ जाएगी कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दोज रिएक्शंस whose velocity constant or rate constant will be equal to the rate of the reaction are known as the zero order reaction। ठीक है, एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, पहला एग्जाम्पल याद रखेंगे H2 plus Cl2 it gives 2HCl। ये कैसी रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, अर्थात इसकी रेट R इक्वल टू होगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 0 इंटू Cl2 की पावर 0। इसके ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का हम कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लें, लेकिन अभिक्रियाओं की अभिक्रिया की जो रेट होगी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, और एग्जाम्पल जो पूछा गया है, दूसरा एग्जाम्पल जो पूछा गया है, अमोनिया, ये डिकम्पोज होती है N2 प्लस 3H2। ये भी कैसा है, शून्य कोटि या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। बात समझ में आ रही, और कोई खास एग्जाम्पल, तीसरा भी लिख लो। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, 2HI इट गिव्स H2 प्लस I2। ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण है जो अभी तक सबसे ज्यादा बार हाइड्रोजन और क्लोरीन का पूछा गया है। तो इसे आप 100% याद रखिए। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो भैया, नेक्स्ट हेडिंग आएगी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। ठीक है, इनमें हम क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी कि दोज रिएक्शंस whose rate is directly proportional to the first power of one reactant, अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की सांद्रता की 1 घात के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन मान लो A से B बन रहा होगा, तो R इक्वल टू क्या होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, और 1 लिखा नहीं जाता, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितनी है यहाँ पर, 1। क्लियर है यहाँ तक। इस एग्जाम्पल मतलब अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे सुक्रोज का जल अपघटन C12H22 O11 प्लस वाटर क्या बनता है भैया, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसका नाम है ग्लूकोज और इसका नाम है फ्रक्टोज। नाम पूरा लिख लेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसका नाम क्या है, सुक्रोज। ठीक है ना, ये क्या है, प्रथम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसकी जो रेट होगी वो सिर्फ और केवल सिर्फ एक रिएक्टेंट अर्थात सुक्रोज O11 इस पर डिपेंड करेगी, वाटर पर निर्भर नहीं करेगी। क्योंकि आप सोचो, पानी में अगर पानी को और मिला दिया जाए तो क्या पानी गाढ़ा हो जाएगा, यानी एक पानी की सांद्रता क्या बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए जो रेट होगी वो सिर्फ सुक्रोज के कंसंट्रेशन पर अर्थात सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करेगी। क्लियर हुई बात। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेगा तो है एथिल एसीटेट अर्थात
CH3COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट। और इसका अगर जल अपघटन करें, ठीक है, तो क्या बनाता है? CH3COOH और प्लस C2H5OH। इसकी भी जो रेट है वो सिर्फ और केवल सिर्फ एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करती है, ये वाटर पर निर्भर नहीं करती। इसीलिए ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दूसरी बात सुने आप ध्यान से, ये दोनों रिएक्शन किसकी हैं? एक रिएक्शन है आभासी एका अणुक अभिक्रिया, आभासी एका अणुक अभिक्रिया, अभिक्रिया इसको आगे भी पढ़ा देंगे एक बार, लेकिन अभी आप सुन लीजिए। ये दोनों रिएक्शनें बहुत बार पूछी गई हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। दो ऐसी रिएक्शनें जिनकी ऐसी रिएक्शनें जो वास्तव में सेकेंड ऑर्डर की लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि जिनकी कोटि 2 है लेकिन वो होती एक ही कोटि की, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया। भाई पानी पर तो ये निर्भर कर नहीं रही है, ना ये पानी पर निर्भर कर रही है, इसका मतलब एक रिएक्टेंट पर निर्भर कर रही है, तो ये कैसी रिएक्शन है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लेकिन देखने में लग रहा है कि इसके ऑर्डर कितनी होनी चाहिए? एक ये, तो 2 होनी चाहिए, लेकिन ऑर्डर है कितनी? एक। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? आभासी एकाणुक अभिक्रिया रखा गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, आगे बढ़े। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा वो क्या रहेगा? समझेंगे एक बार। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक इंग्लिश में लिख लेंगे। इंग्लिश में क्या होगा? यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आएगा? जरा इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, अभी मैंने बताया कि रेट कांस्टेंट की जो सामान्य रेट कांस्टेंट का जो सामान्य मात्रक होता था वो क्या होता था? वो होता था यूनिट। क्या होती थी? यूनिट ऑफ के। सामान्य मात्रक हम लोगों ने निकाला था कि मोल की पावर होता था 1 माइनस एन, लीटर की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकेंड की पावर -1। अगर मैं प्रथम कोटि की बात करूं, प्रथम कोटि की बात करें, प्रथम कोटि के लिए या फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इसकी अगर हम बात करें तो भैया मोल की पावर आ जाएगी 1 माइनस एन की जगह पर क्या लिखेंगे? एन की जगह पर 1 लिखेंगे। अच्छा, लीटर की पावर 1 एन की जगह पर 1 माइनस 1 और ये सेकेंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा बराबर, क्या आ जाएगा? ये मोल की पावर 0 है ना, लीटर की पावर 0 और सेकेंड की पावर -1, ये कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स। यानी कि प्रथम कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा वो कितना होगा? सेकेंड इनवर्स होगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ के इज सेकेंड इनवर्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, यही अगर हम शून्य कोटि की बात करें, ये किसके लिए बात करें? शून्य कोटि के लिए बात करें, वेग स्थिरांक का मात्रक और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के क्या आएगा? ये आ जाएगा मोल की पावर क्या होता था? n माइनस 1, सॉरी 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, एन की जगह पर क्या लिखेंगे? 0। लीटर की पावर n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1,
n की जगह पर सॉरी मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1, यानी कि n की जगह पर 0 माइनस 1 और सेकेंड की पावर माइनस, तो आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये किसके लिए है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में इसमें जो बचेगा चैप्टर में वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन। दूसरा आपका जो बचेगा वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो वो न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आपको हम अगली वीडियो में दे देंगे। यहाँ तक की वीडियो को देख करके मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। ठीक है जी, चलिए नमस्कार।